आज हम विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि ऐसा सिद्धांत जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ दर्शन, नियम एवं मार्गदर्शन प्रदान करे। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, जो हैं पहला आधारभूत प्रदर्शन, दूसरा प्रजातांत्रिक प्रबंध, तीसरा आंकड़ों का वैज्ञानिक प्रबंधन, चौथा पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना, पांचवा अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर, छठा समन्वय स्थापित करना अर्थात कोऑर्डिनेशन स्थापित करना एवं सातवां विद्यालय के उत्तरदायित्व में सहयोग लेना, आठवां विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग, नौवां वित्त का न्याययुक्त उपयोग, दसवां लक्ष्य का निर्धारण एवं योजना अर्थात जो गोल हैं उसे आप निर्धारित कर लें, डिफाइन कर लें और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना लें। और अगला बिंदु 11वां है आवधिक निरीक्षण, 12वां है लचीलापन, 13वां अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति, 14वां है आशावादी सिद्धांत एवं 15वां है छात्रों को प्रशासन में साथ लेना। तो हम इन बिंदुओं पे एक एक करके आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है आधारभूत दर्शन, अर्थात विद्यालय प्रबंधन के लिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जो विद्यालय को एक फैक्ट्री के अनुसार नहीं बल्कि एक मानवीय संस्था के अनुसार आगे ले चले और उसका विकास करे। एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक से लेकर के 4th क्लास कर्मचारी तक होते हैं और कोई विद्यालय विद्यार्थियों के नामांकन से ही चलता है। ऐसा नहीं कि किसी विद्यालय में विद्यार्थी न हो और वो विद्यालय गतिमान हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि एक आधारभूत दर्शन हो जो विद्यालय को स्थिर एवं गतिमान दोनों रखे। स्थिर का अर्थ यह है कि विद्यालय कार्य करने की क्षमता और छात्रों, अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापक एवं कर्मचारियों को एक कोऑर्डिनेट करके रखे और गतिमान इस अवस्था में हो कि विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करता रहे, पाठ्यक्रम से, छात्रों से एवं विद्यालय के जो भी प्रदर्शन है उनमें विद्यार्थियों की इवैल्यूएशन के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ने चाहिए। हम अगले बिंदु जो है प्रजातांत्रिक दर्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश भी प्रजातांत्रिक देश है और एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी की मत का आदर किया जाता है और सभी लोगों की आवश्यकता के अनुसार एक कार्य करने की पद्धति विकसित की जाती है और सभी लोगों को साथ लेके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपनी मनमानी करे और संस्था चलती रहे। प्रजातांत्रिक ढांचे में सभी लोगों का आदर विद्यमान होता है। अगला बिंदु है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, अर्थात विद्यालय में जो भी आंकड़े हैं उपस्थिति से लेकर के वित्त, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस आदि के सभी रिकॉर्ड्स को वैज्ञानिक रूप से संग्रहित रख करके कार्य किया जाए ताकि भविष्य में यदि किसी प्रकार की शोध की आवश्यकता हो तो इन आंकड़ों के द्वारा शोध कार्य करके विद्यालय की कमियों को सुधारा जा सके।
हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन मानना। अर्थात इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए जो छात्रों का विकास करे। ऐसा ना हो कि हम एक हैवी पाठ्यक्रम बना दें और वह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आए और बनाने वाला अपने आप को कहे वाह मैंने बनाया है, जो किसी को नहीं समझ में आता। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाकर के कोई लाभ नहीं है कि जो विद्यार्थियों को समझ में न आए और बनाने वाला अपने आप को सर्वोपरि समझे। पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थियों का विकास करे, विद्यार्थियों को समझ में आए एवं तात्कालिक आवश्यकताएं जो भी हैं, चाहे देश की हो, छात्र की हो, समाज की हो, उनके साथ उसका तालमेल होना चाहिए। अगला बिंदु है अध्यापक वर्ग के व्यक्तित्व के प्रति आदर। अर्थात इस प्रकार का विद्यालय वातावरण हो कि छात्र अध्यापक का आदर कर सकें और अध्यापक छात्रों को स्नेह कर सकें और उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन कर सकें। ऐसा न हो कि इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए कि छात्रों में अध्यापकों के प्रति कोई भी आदर भावना न हो। हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, जो है समन्वय स्थापित करना। अर्थात कोऑर्डिनेशन के द्वारा कार्य करना, सभी लोग मिलजुल के काम करना चाहिए। और अगला बिंदु है उत्तरदायित्व में सहभागिता होना। अर्थात जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्टिकुलर व्यक्ति को दी जाए, छात्र को दी जाए, छात्र अपना कार्य करे, अध्यापक को दी जाए, अध्यापक अपना कार्य करे एवं किसी भी विद्यालय के कर्मचारी आदि को जो भी कार्य सौंपा जाए वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से करे। हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, जो है विद्यालय सामग्री का दक्षतापूर्ण उपयोग। अर्थात जो विद्यालय में जो भी सामग्री है, चाहे वो एक चाक हो या कंप्यूटर हो, उसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए एवं अनावश्यक उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, अनावश्यक नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसा विद्यालय सिद्धांत के अंतर्गत यह बिंदु रखा गया है कि हम विद्यालय के साधन का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करें और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। अगला बिंदु है वित्त का न्याययुक्त उपयोग। अर्थात वित्त कहते हैं अर्थ प्रवृत्त लोका। अर्थात अर्थ धन से ही संसारोपयोगी कार्य किए जाते हैं। अर्थ ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम संसार के जो भी कार्य हैं उसको करते हैं। कुछ कार्य जो मानवीय भावनाएं, मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो संसार के लगभग समस्त कार्य वित्त द्वारा किए जाते हैं। तो वित्त एक इम्पॉर्टेंट बिंदु होता है किसी संस्थान का, क्योंकि यदि हम संस्थान हेतु किसी भी वस्तु की खरीदारी करेंगे तो भी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। संस्थान के विद्यार्थियों हेतु अगर हम कोई कार्य योजना बनाएं तो भी उसमें वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम पाठ्य पुस्तक खरीदें पुस्तकालय के लिए तो भी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम विद्यार्थियों के खेल कूद आदि के सामान खरीदना चाहें तो भी वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात वित्त द्वारा ही हम विद्यालय के साधन को खरीद सकते हैं। अर्थात जो भी साधन की हमें जरूरत है हम उन्हें वित्त के द्वारा खरीद सकते हैं। इसलिए हमें वित्त की बहुत ही मितव्ययितापूर्ण रूप से खर्च करना चाहिए। अगला बिंदु है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना। अर्थात हमें विद्यालय का जो सत्र है उसे कार्यक्रम को निश्चित करना चाहिए। अर्थात संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष का एक पाठ्यक्रम बनाना चाहिए एवं उसे उचित भागों में विभाजित करना चाहिए और इसे समय के अनुसार कार्य संचालित करना चाहिए। जैसा कि वर्तमान समय में देखिए
कि कोविड-19 की वजह से हमारा संस्थान पठन पाठन हेतु बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी जो सत्र की पढ़ाई है वह ऑनलाइन माध्यम से ऑडियो वीडियो या अन्य जो आधुनिक संचार के माध्यम हैं उनके द्वारा संचालित है। तो हमारा पठन पाठन का कार्य रुक नहीं रहा है। इस दौर में भी अन्य साधन या आधुनिक साधन के द्वारा चल रहा है। तो हमें विद्यालय का लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए एवं योजना बना लेना चाहिए पूरे सत्र के लिए। यह अत्यंत आवश्यक है। अगला बिंदु है आवधिक निरीक्षण। आवधिक का मतलब ये होता है कि हम एक समय के अंतर्गत अपने कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। एक अवधि, अवधि का अर्थ एक अवधि है, अवधि के अंतर्गत हमें कार्य करना चाहिए। और यहाँ पे बात आती है अवधि निरीक्षण। अवधि निरीक्षण का तात्पर्य यही है कि हमें समय समय पर अपने कार्यों का निरीक्षण करते रहना चाहिए। निरीक्षण के द्वारा हम अपनी कमियों को जान सकते हैं एवं उसमें सुधार कर सकते हैं। अगला बिंदु है लचीलापन। लचीलापन का तात्पर्य यह है कि हमें अपने कार्य के लिए एक प्लान बी भी रखना चाहिए। अर्थात किसी कार्य की जो भी हम योजना बनाएं तो ऐसा नहीं है कि हम उस योजना पे डटे रहें, हम उससे 1 इंच भी इधर से उधर ना हो। समय परिस्थिति के अनुसार हमें अल्टरनेट डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। यदि हम किसी कार्य की योजना बनाए हुए हैं और उस योजना पे अड़े हुए हैं और उसके लिए परिस्थिति उपयुक्त नहीं है तो हमें अल्टरनेट डिसीजन लेकर के अपना कार्य कर। जैसा कि हम जानते हैं कि परिस्थितियां कभी कभी साथ नहीं देती। जैसा कि हमारा सत्र निर्धारित था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए विद्यालय अर्थात हमारे इंस्टीट्यूट में जो जो फेस टू फेस कक्षाएं हैं वो संचालित करना संभव नहीं है। तो पाठ्यक्रम की में संस्थान ने लचीलापन लाया और आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। अब बात आती है अगले बिंदु की, जो है अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति। अर्थात विद्यालय को ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे एक अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति होती रहे। अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहे एवं उसे भविष्य में ऐसा महसूस न हो कि वह उन्नति नहीं कर रहा है। तो व्यावसायिक उन्नति अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक सदैव अपना पठन पाठन कार्य, अपने विषय का ज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र के विषय में हमेशा उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला है आशावादी सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मन में निराशा हो तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो हमें अपने मन में सदैव ऊर्जा रखनी चाहिए एवं आशावान होना चाहिए। तो विद्यालय में सदैव इस प्रकार का माहौल बनाए रखना चाहिए ताकि अध्यापक, विद्यार्थी एवं जो भी कर्मचारी हैं वह आशावान बने रहें। अगला बिंदु है छात्रों का भाग लेना। अर्थात विद्यालय कार्य में छात्रों की भूमिका। तो विद्यालय कार्य में छात्रों की भूमिका इस प्रकार होना चाहिए कि विद्यालय सक्रिय रूप से विद्यालय कार्यों में प्रतिभाग करता रहे एवं
वह सदैव विद्यालय का एक भाग अपने मन हृदय में संजोए रखे कि वह एक विद्यालय का भाग है और विद्यार्थी सदैव अपने आप को विद्यालय परिवार का एक सदस्य स्वीकार करे। तो आज हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।